थॉट। अगर आपको मजेदार और दिमाग हिला देने वाले फैक्ट्स पसंद हैं, तो अभी फैक्ट फैक्ट्री 2.0 को सब्सक्राइब करें। यहाँ हर वीडियो में मिलेगा। इस नए एक्सप्लेनेयर में आपका स्वागत है। आज हम 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध से ठीक पहले हुए एक ऐसे नौसैनिक शतरंज के खेल पर नजर डालने वाले हैं जो किसी जासूसी थ्रिलर से कम नहीं है। ये एक ऐसी कहानी है जहां ताकत से ज्यादा दिमाग और चालाकी का इस्तेमाल हुआ था। बिना कोई वक्त गंवाए चलिए सीधे इस रोमांचक इतिहास में गोता लगाते हैं। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। 1971 के मध्य तक पूर्वी पाकिस्तान में एक बहुत बड़े सैन्य क्रैकडाउन की वजह से भारी उथल-पुथल मची हुई थी। जरा कल्पना कीजिए, 90 लाख से ज्यादा शरणार्थियों को मजबूरन सीमा पार करनी पड़ी। ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। इस अचानक हुई घुसपैठ ने एक बहुत ही गंभीर रसद और आर्थिक संकट पैदा कर दिया था। स्थिति हाथ से निकल रही थी और ये साफ था कि कोई बहुत ही ठोस और कड़ा कदम उठाना पड़ेगा। तो यहाँ से शुरू होता है हमारा भाग 1, ऑपरेशन एक्स, जिसने दुश्मन की सप्लाई लाइन को पूरी तरह से रोक दिया। देखिए, एक बड़े युद्ध से पहले दुश्मन को कमजोर करना सबसे जरूरी होता है। इसीलिए पूर्वी पाकिस्तान तक पहुंचने वाले समुद्री रास्तों को काटने का एक बेहद सीक्रेट प्लान बनाया गया। C2P नाम के खुफिया कैंप में छापामार लड़ाकों को एक बहुत ही खास ट्रेनिंग दी गई। उन्हें रात के घने अंधेरे में पानी के नीचे तैरकर सप्लाई जहाज़ों के तले में मैग्नेटिक लिम्पिट माइन चिपकाना था। ये ऐसे बम होते हैं जो चुंबक से चिपक जाते हैं और टाइमर से फटते हैं। सोचिए, ये कितना जोखिम भरा काम रहा होगा। और इस पूरे मिशन का सिग्नल क्या था? 15 अगस्त की रात को रेडियो पर बजने वाला एक खास गाना, बिल्कुल फिल्मों की तरह, है ना? ऑपरेशन एक्स नाम के इस मिशन के नतीजे सच में चौंकाने वाले थे। रातों रात 100 से ज्यादा जहाज़ों और करीब 19,000 टन गोला बारूद को समंदर में डुबो दिया गया। इस एक झटके ने सैन्य सप्लाई लाइन की कमर ही तोड़ दी। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, INS विक्रांत की तलाश। सप्लाई लाइन तबाह होने के बाद अब फोकस एक नए और बहुत बड़े लक्ष्य पर था। उस दौर के 2 सबसे खतरनाक हथियार अब आमने सामने थे। एक तरफ था INS विक्रांत, एक विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर जो समंदर में एक तैरते हुए शहर जैसा था। ये युद्ध का पासा पलट सकता था, लेकिन पनडुब्बियों के हमलों से इसे बहुत खतरा था। और दूसरी तरफ था PNS गाजी, एकमात्र ऐसी लंबी दूरी की स्टिल्थ पनडुब्बी जो विक्रांत तक पहुंचने की ताकत रखती थी, वो भी भारी टॉर्पीडोज के साथ। ये चूहे और बिल्ली का एक बेहद खतरनाक खेल बन चुका था। नवंबर में PNS गाजी ने अपनी 2200 समुद्री मील की एक लंबी और गुप्त यात्रा शुरू की। रास्ते भर ये पनडुब्बी बहुत ही छोटे छोटे रेडियो संदेशों के जरिए बात कर रही थी। इधर खुफिया एजेंसियां पागलों की तरह इन सिग्नल्स को ट्रेस करने में जुटी थीं ताकि गाजी की सही लोकेशन का पता लगाया जा सके। गाजी को कुछ सख्त सीलबंद आदेश दिए गए थे जिन्हें सिर्फ गहरे समंदर में ही खोला जाना था। आदेश एकदम साफ थे। मद्रास जाओ और उस एयरक्राफ्ट कैरियर को हमेशा के लिए डुबो दो। और अगर किसी वजह से ये मुमकिन ना हो तो विशाखापत्तनम के अहम बंदरगाह पर बारूदी सुरंगें बिछा दो ताकि पहले हुए नुकसान का बदला लिया जा सके। और यहीं से कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। भाग 3, विशाखापट्टनम का छलावा, यानी वो शानदार डिकॉय ट्रैप। जब भारतीय नौसेना को भनक लगी कि गाजी मद्रास के आसपास मंडरा रही है, तो वाइस एडमिरल N कृष्णन ने एक ऐसा मास्टर प्लान बनाया जो इतिहास में दर्ज हो गया। सबसे पहले उन्होंने असली एयरक्राफ्ट कैरियर को एक बेहद गुप्त और दूर दराज के द्वीप पर छिपा दिया। दूसरा कदम, उन्होंने जानबूझकर ऐसे फर्जी रेडियो संदेश भेजे जिन्हें दुश्मन आसानी से पकड़ सकें, ये जताने के लिए कि कैरियर तो विशाखापट्टनम में है। और तीसरा कदम, ये मेरा पसंदीदा है, उन्होंने विशाखापट्टनम पोर्ट पर भारी मात्रा में ताज़ी सब्जियों का ऑर्डर दे दिया। इतने बड़े ऑर्डर का सीधा मतलब दुश्मन ने ये निकाला कि एक बहुत बड़े क्रू वाला जहाज वहां आने वाला है। और यकीन मानिए, ये जाल एकदम सटीक बैठा। 25 नवंबर को एक संदेश इंटरसेप्ट किया गया जिसमें गाजी को तुरंत उस बंदरगाह पर जाने का निर्देश दिया गया था। इसके बाद PNS गाजी ने अपना रेडियो पूरी तरह से बंद किया और सीधे उस नकली लोकेशन यानी डिकॉय की तरफ तेज गति से बढ़ चला। अब हम पहुंचते हैं इस कहानी के चरम पर। भाग 4, PNS गाजी का डूबना। गाजी उस नकली बंदरगाह पर पहुंच तो गई और उसने पानी के नीचे माइंस बिछाना भी शुरू कर दिया, लेकिन एक दूसरे जहाज से टकराने से बचने के चक्कर में पनडुब्बी ने अचानक एक गहरा गोता लगाया। इस जल्दबाजी में उसके टॉर्पीडो ट्यूब बुरी तरह डैमेज हो गए और वो पानी के नीचे फंस गई। अब इस फंसी हुई लेकिन बेहद खतरनाक पनडुब्बी को बाहर निकालने के लिए एक चारे की जरूरत थी।
इसके लिए INS राजपूत नाम के एक काफी पुराने जहाज को चुना गया। इसके कैप्टन इंदर सिंह मिशन का खतरा जानते थे। उनका ये बयान रोंगटे खड़े कर देता है, मैं वापस आऊं या ना आऊं, लेकिन INS राजपूत जरूर वापस आएगा। 3 दिसंबर की रात, और ध्यान दीजिए, ये वही रात थी जब युद्ध की आधिकारिक घोषणा हुई थी। वो पुराना डिकॉय जहाज ठीक उस जगह के ऊपर से गुजरा जहां वो स्टेल्थ पनडुब्बी फंसी हुई थी। समंदर के ऊपर और नीचे दोनों जगह टेंशन अपने चरम पर थी। रात के ठीक 11:40 बज रहे थे। डिकॉय जहाज के सोनार ने पानी के नीचे कुछ कंपन महसूस किए। गाजी सतह पर आने की कोशिश कर रही थी। कैप्टन ने तुरंत एक्शन लिया और 2 बेहद भारी डेप्थ चार्ज पानी में गिराने का आदेश दे दिया। इन चार्जेस के फटने से पनडुब्बी के जो पहले से डैमेज टॉर्पीडो ट्यूब थे उनमें एक भयानक चेन रिएक्शन हुआ और फिर रात 12:15 पर पनडुब्बी की घड़ी हमेशा हमेशा के लिए रुक गई। अगले 2 दिनों तक नेवी के गोताखोर समंदर की गहराई में उस मलबे की जांच करते रहे। वहां उन्हें USS डियाब्लो नाम की लाइफ जैकेट मिली। दरअसल PNS गाजी का पुराना अमेरिकी नाम यही था। साथ ही लॉग बुक और वो रुकी हुई घड़ी भी बरामद हुई। 5 दिसंबर तक ये ऑफिशियली कंफर्म हो गया कि PNS गाजी समंदर की गहराई में हमेशा के लिए दफन हो चुकी है। तो इस पूरे ऑपरेशन का नतीजा क्या निकला? क्योंकि हमारा मुख्य एयरक्राफ्ट कैरियर इस शानदार खुफिया जाल की वजह से सुरक्षित बच गया था, उसने बंगाल की खाड़ी में पूरी तरह से अपना दबदबा बना लिया। समुद्री तटों की नाकेबंदी कर दी गई, जिसने युद्ध को बहुत जल्द खत्म करने में अहम रोल निभाया और इतिहास के उस पल की नींव रखी जहां 93,000 सैनिकों ने सरेंडर किया। ये एक्सप्लेनर हमें बहुत ही साफ तौर पर दिखाता है कि कैसे एक शानदार रणनीति और एक छोटे से छलावे ने अत्याधुनिक हथियारों को भी मात दे दी। मतलब जरा सोचिए, दुनिया का सैन्य इतिहास सिर्फ मिसाइलों और बारूद से ही नहीं लिखा जाता। कभी कभी ये महज सब्जियों के एक फर्जी ऑर्डर जैसी चतुर चालों पर भी निर्भर करता है। आपको क्या लगता है, इतिहास की और कितनी बड़ी घटनाएं ऐसे ही अनोखे और दिमागी खेल से तय हुई होंगी? इस बारे में जरूर सोचिएगा।